नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत की यात्रा पर अभी दो अलग अलग देशों के राजनेता आए हुए हैं। दरअसल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपने 100 से अधिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की यात्रा पर अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। साथियों, दोनों राजनयिकों का भारत की यात्रा पे आना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत और तालिबान के बीच जो दोस्ती बढ़ रही है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, इससे भारत को किस प्रकार से फायदा होगा या किस प्रकार से नुकसान देखने को मिलेगा। साथियों, आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में, ऐसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। तालिबान साथियों एक प्रकार का संगठन है और यह लोकतांत्रिक या फिर किसी मतदान प्रक्रिया के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। इसने तख्ता पलट करके सरकार बनाई है, मतलब कब्जा करके सरकार बनाई हुई है। इसकी बदौलत कई विश्व के कई देश इसको सरकार नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि भारत भी ऑफिशियली रूप से इसे कोई मान्यता प्रदान नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार का सरकार मानता है। फिर भी वहाँ की विदेश मंत्री की भारत यात्रा हो रही है, इसलिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल साथियों, अफगानिस्तान में अमेरिका की भी एयरबेस है, जिसको लेकर के अभी दावा किया गया था अमेरिका सरकार के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कि हम ये एयरबेस लेकर के रहेंगे। तो उसके लिए भारत की यात्रा जो ये हो रही है, इस चीज़ को लेकर उसके लिए भी चिंता का विषय है। इसके अलावा अभी हाल ही हमने देखा था कि पाकिस्तान की आर्मी सेना पर जो टीपी के हैं, जो तहरीके तालिबान के जो लड़ाके हैं, उन्होंने हमला करके 10 मिलिट्रियंस को, यानी कि 10 जो सैनिक थे, उनको मार दिए थे उन्होंने पाकिस्तान के। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी ये टेंशन का विषय बना हुआ है। इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आमिर खान मुंतकी की यात्रा को लेकर के भारत की तमाम समाचार पत्रों के द्वारा, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के द्वारा भी इसको प्रमुखता से छापा जा रहा है। आप देख सकते हैं आर्टिकल्स कई प्रकार के प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत और तालिबान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बीबीसी की समाचार आप देख सकते हैं, तालिबान को भारत इतनी तवज्जो क्यों दे रही है और इससे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान को क्या हासिल होगा। ये तमाम प्रकार की यहाँ पर हेडलाइंस बन रही हैं। बहरहाल साथियों, इसको समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि हाल ही में इनकी यात्रा शुरू हो गई है और ये भारत की यात्रा पर पहुंच चुके हैं और उनकी जो मुलाकात है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई है और कई मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं इसको मैप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आगे की जो डिटेलिंग होगी, आगे की हम बात करेंगे वीडियो में, तो आपको समझने में आसानी होगी। इससे पहले आप इसकी करंट लोकेशन को समझ सकते हैं, कहाँ पे इसकी स्थिति है। आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, इंडिया से जस्ट बगल में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। वैसे तो आपको बता दूं कि अफगानिस्तान भारत का भी पड़ोसी देश है और 106 किलोमीटर की दूरी पाकिस्तान के साथ साझा करता है, माफ कीजिए इंडिया के साथ शेयर करता है, और ये पीओके का जो एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो भारत का भी पड़ोसी है। बहरहाल अभी यहाँ से कोई आवाजाही नहीं होती है। यदि आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में भारत को कोई साजो सामान देना है, किसी प्रकार की ऑपरेशन करना है, जाना है, तो भारत को यहाँ से चबहार बंदरगाह ईरान में, यहाँ से लेकर के और ईरान से फिर अफगानिस्तान भारत जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। अभी यहाँ के जो प्रधान विदेश मंत्री हैं भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इनके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें अफगानिस्तान की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सभी इसके पड़ोसी देश। इसके अलावा चाइना से भी इसके बॉर्डर साझा होते हैं। साथियों, आपको इसकी जो, जैसे कि आप सभी लोगों के मन में उठ रहा होगा कि जो तालिबान की सरकार जो है ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई नहीं है, तो फिर सत्ता में कैसे आ गई। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाने का प्रयास करूंगा, ताकि आज की जो ताज़ा घटना घट रही है इसको समझने में और जो इतिहासी घटना है इसको रिलेट करने में आपको आसानी होगी। बहरहाल साथियों, जब सबसे पहले यूएसआर हुआ करता था, यूएसआर में कई सारे देश एक साथ हुआ करते थे। हालांकि आज जो रूस, वर्तमान में रूस है, वो पहले यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस हुआ करता था, और कई सारे देश, यूक्रेन, मालदीव, बेलारूस, मॉस्को, ये कई सारे देश यहाँ पर, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश हुआ करते थे। लेकिन कई लोगों के मन में डाउट रहता है, क्या अफगानिस्तान भी कभी इसका हिस्सा था? तो मैं आपको बता दूं, ये डाउट क्लियर कर दूं कि अफगानिस्तान कभी भी सोवियत संघ रूस का हिस्सा नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि अफगानिस्तान एक अलायंस के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था, और जो सोवियत संघ रूस के प्रशासक हुआ करते, शासन जो चलाते थे, उनके अंडर में ही ये काम किया करता था, मतलब अफगानिस्तान इसी के अंडर में काम किया करता था। दरअसल अफगानिस्तान और सोवियत संघ रूस के बीच 1950 से लेकर 1970 के बीच दोस्ती का दौर चलता रहा, और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट यूएसआर के द्वारा अफगानिस्तान में किया गया। हथियार को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान करना हो, स्कूल डैम बनवाने हो, ये सारी जो प्रक्रिया थी वो यूएसआर के द्वारा अफगानिस्तान में की जाती थी। साथियों, इसका बात करें तो 1978 में दरअसल वहाँ पे एक तख्ता पलट होती है और राष्ट्रपति जो नूर मोहम्मद तारिकी हैं वो सत्ता में आ जाते हैं।
उसके बाद से फिर हजमुल्ला अमीन भी सत्ता में आते हैं। ये दोनों जो राष्ट्रपति थे ये यूएसआर के समर्थक थे। साथ ही इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के लोगों में, वहाँ के पारंपरिक धार्मिक जो लोग थे वो उनके खिलाफ हो जाते हैं और उनके खिलाफ जो है बगावत कर देते हैं। दरअसल 1979 में यूएसआर ने ये बगावत हो जाती है, जब वहाँ पर जिस प्रकार के गृहयुद्ध जैसे हालात हो जाते हैं। उसके बाद से रूस जो होती है अपनी सेना वहाँ पर भेज देती है और अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के, ताकि वहाँ की जो स्थायी सत्ता है, जो सरकारें बैठाया उन्होंने, उनको बचाए रखने के लिए वहाँ पर सरकार सेना भेज देती है। और उसके बाद साथ ही क्या होता है कि ये लगातार 1979 से लेकर के 1989 तक लगातार रूस की जो सेना है वहाँ पर संघर्ष करते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनसे मतलब गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव चलता रहता है। उसके बाद 1989 में 10 साल के युद्ध के बाद क्या होता है कि आप देख सकते हैं यूएसआर जो है अपनी सेना को वापस बुला लेता है। 1970 से लेकर 1970 से लेकर के 1989 तक जो युद्ध चलता है वहाँ तक इस समय तक वहाँ की सेना जो होती है यूएसआर के कब्जे में रहती है पूरा ये अफगानिस्तान। ठीक है। 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेते हैं। साथ ही हटाने के बाद जब सेना वहाँ से हट जाती है तो वहाँ पर अभी कई गुटों में, छोटे छोटे गुट में अलग अलग युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। विभिन्न छोटे छोटे गुट यानी कि मुजाहिदीन गुटों में ये बढ़ जाते हैं, जिसे इस्लामी लड़ाके कहते हैं। तो इनके गुटों में आपसों में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। देश में भ्रष्टाचार, लूट लपाट और अराजकता फैल जाती है। इसी माहौल में तालिबान, मतलब तालिबान का अर्थ होता है धार्मिक विद्यार्थी। दरअसल ये मदरसों के पढ़े हुए छात्र होते हैं जिनका कहना है कि हम इस्लाम धर्म को बहाल करेंगे। तो ये लोग एक्शन में आते हैं और ये लोग भी अपने एक प्रकार की वहाँ पर उनका उदय होता है और तालिबान तब से वहाँ करके निकल करके आती है। साथियों बात करें तालिबान के बारे में, तालिबान पहली बार सत्ता में 1994 में आते हैं, जब उन्होंने शुरू किया था 1994 से कंधार की लड़ाई से। कंधार में दरअसल वो कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद से शासन में आने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कंधार में आने के बाद 2 साल बाद वो राजधानी काबुल में हमला करते हैं और काबुल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद 1996 में वो सरकार बना लेते हैं और अफगानिस्तान का नाम बदल करके इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर देते हैं। इस दौरान साथियों उनके द्वारा मतलब पूरी तरह से तालिबानों का कब्जा हो जाता है 1996 में अफगानिस्तान में। इस दौरान महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। केवल उस समय जब ये सरकारें बनकर आए थे तो उस समय भी इसी प्रकार से कई देशों ने इसको मान्यता नहीं दिया था, जिस प्रकार से अभी मान्यता नहीं दी गई। हालांकि रूस ने इसको समर्थन किया है और ऑफिशियली इसको मतलब सरकार मान लिया है, मान्यता प्रदान कर दी है। तो अभी कई इसी प्रकार से पहले भी जब सरकारें बनकर आए थे 1996 में तो भी कई देशों ने मान्यता नहीं दी, लेकिन कुछ देशों जिसमें से पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये देश थे जिन्होंने मान्यता प्रदान की थी। हालांकि इन्होंने अभी प्रदान नहीं किया है, तो इन दोनों ने मान्यता प्रदान की थी। उसके बाद साथियों क्या होता है कि 1976 से लेकर के 2001 तक ये लोग शासन करते हैं। उसके बाद 2001 में क्या है कि अमेरिका की जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पर 9/11 यानी कि 9/11/2001 में ये हमला हो जाता है। आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है। उसमें प्रमुख जो नाम आता है ओसामा बिन लादेन का आता है, अभी आप सब जानते होंगे। ओसामा बिन लादेन का नाम आता है जो अलकायदा का प्रमुख होता है। दरअसल अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान ने पनाह दी थी, ऐसी अमेरिका को खबर मिलती है। तो अमेरिका वहां पर पे हमला कर देता है और मारने का प्रयास करता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो मृत्यु होती है वहां से भाग निकलता है ओसामा बिन लादेन और जाकर पाकिस्तान में छुप जाता है। बाद में हमने खबरों में देखा है, फिर सभी लोग जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एटाबाद से मारा गया, वहां पर मारा गया था वो। तो अफगानिस्तान तो मतलब अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में हमला कर देते हैं और वहां पर वो शासन सत्ता जमाने लगते हैं। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके एक सरकार चलाती है, मतलब वहां पर मिलिट्री कैंप बना लेते हैं जिसको बगराम एयरवेज के नाम से आप जानते हैं, जिसका दावा भी किया गया था। तो बगराम एयरवेज बना लेती है, वहाँ पर कॉलोनियाँ बना लेती हैं और वहाँ पर ही रहने लगते हैं। उसके बाद तालिबान सरकार गिर जाती है और अमेरिका के समर्थन जो नया सरकार है वो बन करके खड़ी हो जाती है और 2001 से लेकर के 2021 तक ही लगातार बनी रहती है। दरअसल इस बीच जब तक अमेरिका के सैनिक वहाँ पर रहते हैं तब तक ये शासन जो अमेरिका के द्वारा समर्थन में बनाई गई थी, अमेरिका के समर्थन से बनाई गई थी, वो वहाँ पर शासन करती रहती है। दरअसल साथियों क्या है कि 20 साल की लड़ाई 2001 से शुरू होती है, 2021 तक चलती है। 20 साल की लड़ाई चलती है। इसमें अमेरिका भी काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके बाद से 2018 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो है तालिबान से बातचीत करना शुरू करती है। 2020 में दोहा में एक समझौता होता है जिसके तहत ऐसा समझौता किया जाता है कि इसमें अमेरिका अपनी सेना वापस बुला लेगा और तालिबान वहां पर हिंसा करना रोक देगा। तो इस प्रकार के समझौते होते हैं और उसके बाद फाइनली अमेरिका की सेना 2021 में वहां से निकल जाती है पूरी तरह से। जैसे ही वहां से अमेरिका की सेना पूरा निकलती है उसके बाद से तालिबान तेजी से वहां पर कब्जा करना शुरू कर देता है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया
और उसके बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह से बिना लड़ाई लड़े वहाँ के तालिबान जो लड़ाके थे वो सत्ता में वापस आ जाते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं अभी हाल ही में चर्चा में आया हुआ बगराम एयरबेस जो अमेरिका का बेस कैंप है, जहाँ पर अमेरिका ने कॉलोनी सी बना ली थी, वहाँ पर उसके सैनिक रहा करते थे। तो इसलिए इस प्रकार से कब्जा में आ जाते हैं, इस प्रकार से शासन में आ जाते हैं। शासन में आने के बाद साथियों तमाम तरह के देशों द्वारा प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जो ये विदेश मंत्री हैं आमिर मुंतकी, इसके अलावा और भी कई ऐसे जो नेता हैं जिनके ऊपर कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, आतंकवादी घोषित कर रखा है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने भी प्रतिबंध कर रखा है और किसी भी देश में जाने के लिए इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन इसमें हाल ही में कुछ ढील दी गई है और इसको विदेशों में जाने के लिए मान्यता मतलब यूएन के द्वारा छूट दे दी गई है। जिसके दौरान अभी हमने खबरों में देखा कि सरगई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं वो इनकी अगुवाई करते हैं। ये फिर कहें कि जो रूस की यात्रा पर जाते हैं। अभी मुंतई जो है भारत की यात्रा में आने से पहले ये रूस की यात्रा पर गए हुए थे और वहाँ पर भारत की जो आप देख सकते हैं एम्बेसडर हैं, भारत के जो प्रमुख हैं वहाँ पर रूस के, वो उनसे मुलाकात करते हैं और कई दौरों पे चर्चा होती है। इसके अलावा भारत के विक्रम मिस्त्री जो भी उनसे बातचीत होती है। अभी हाल ही में इनकी यात्रा भारत पर हो रही है, भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और विदेश मंत्री जयशंकर से कई दौरों की बैठक होनी है और मुलाकात भी हो रही है। साथियों मैं आपको आमिर मुंतकी के बारे में यदि बात करें तो आमिर मुंतकी वर्तमान में अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान में विदेश मंत्री हैं और 2021 से हैं। ये कम्युनिटी बात करें पश्तूनी कम्युनिटी के लोग हैं, ये पश्तूनी समुदाय से संबंध रखते हैं। हेलमबंद प्रांत में इनका घर है दक्षिण अफगानिस्तान में। बात करें एजुकेशन के बारे में तो दारुल उलूम और मदरसों में शिक्षा प्राप्त की। दारुल उलूम जो है जैसा कि अभी आपने खबरों में बताया कि हाल ही में खबरें निकल कर ये भी आई हैं कि दारुल उलूम जो देवबंद में है उत्तर प्रदेश में, उनका भी उन्होंने दौरा किया है और वहाँ पर भी उन्होंने कई जगहों पर गए हुए हैं, मदरसों में उन्होंने दौरा किया है। 1990 में दशकों के शुरुआती में तालिबान आंदोलन से जुड़े ये और 1996-2001 के दौरान जब पहली बार तालिबान शासन में आई थी तब ये सूचना और सांस्कृतिक मंत्री रहे। जब 1996 सरकार में आई थी तब ये सूचना और सांस्कृतिक मंत्री थे और उसके बाद में शिक्षा मंत्री बने थे। तालिबान के शुरुआती प्रचार कैंपेन में प्रमुख स्टार रहे हैं। मीडिया से बेहतर तालमेल और बेहतर समझ के कारण इन्हें विदेश मंत्री बन गए हैं, तो विदेश मंत्री के पदों ही बने हुए हैं। साथियों अभी हाल ही में हमने देखा कि ये तहरीके पार्टी जो भी है तालिबान पार्टी, एक होती है तहरीके तालिबान पार्टी, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लिए चिंता का जो विषय बना हुआ है वे तालिबान पार्टी नहीं है, तहरीके तालिबान पार्टी है। साथियों तहरीके तालिबान पार्टी को आप देख सकते हैं जो लॉर्ड लॉटरी में दिखाया गया, इस क्षेत्र में ये लड़ाके हैं जो जैसे तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबान काम करता है और तालिबान के तर्ज पर जिन्होंने सरकार को मतलब गिरा करके और अपनी सत्ता हासिल कर ली है, ठीक उसी प्रकार से जो ये तहरीके तालिबान पार्टी है ये भी लड़ाके हैं और लगातार पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान सरकार उनके लिए चुनौती खड़ा करते रहते हैं। अभी हम हाल ही में हमने खबरों में देखा था, ये चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर के सीमा पर पाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है यहाँ पर ये रहते हैं और क्या होता है कि ये हमला करते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में हमला करने के बाद अफगानिस्तान की तरफ भाग जाते हैं, ऐसा पाकिस्तान आरोप लगा रहा है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या हो तो अलग से खबरों में निकल कर आएगी। बहरहाल अभी उसका आरोप ये लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं अफगानिस्तान द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है और ये पाकिस्तान में आके हमले करते हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को मारते हैं, यहाँ की सरकार पर हमला करते हैं और अफगानिस्तान में फिर से वापस चले जाते हैं। अभी हमने खबरों में देखा था पाकिस्तान के 10 सैनिकों को इन्होंने मार गिराए हैं, मार दिए हैं। उसके बाद से पाकिस्तान ने यहाँ पर कई जगहों पर बमबारी की थी, कई लोगों की जान भी चली गई है। तो तहरीके तालिबान पार्टी अलग है और तालिबान पार्टी अलग है। तालिबान पार्टी अफगानिस्तान में सरकार करती है और तहरीके तालिबान जो पार्टी है वो अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान में एक लड़ाके हैं, एक प्रकार का गुट है जिस प्रकार से ये पाकिस्तान को लगातार चुनौती देता रहता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहरहाल साथियों इन दोनों देशों के बीच जो यात्रा हो रही है इसको चीज़ को लेकर के कई जगहों में कई प्रकार के समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की जो है लेख छप रहे हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि भारत के जरिए पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर भी कई प्रकार के यहाँ पर बातें निकल करके आ रही हैं। दरअसल भारत के जरिए अफगानिस्तान अपने ऊपर लगे कारोबारी और आर्थिक जो प्रतिबंध है, क्योंकि कई देशों ने अफगानिस्तान के प्रतिबंध लगाया हुआ है, ना ही किसी देश ने मान्यता दी है, तो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हो ना किसी प्रकार का ट्रेड होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई व्यापार होती है, ना ही आवाजाही होती है। जिस प्रकार से भारत का भी जो यहाँ पर दूतावास है अफगानिस्तान में वो भी बंद है। तो हालांकि कई प्रकार की चीज़ों को लेकर के अभी बात बनी है, तो उसका अफगानिस्तान का प्रयास ये है कि कारोबारी और आर्थिक जो प्रतिबंध लगा है इसको कम किया सके। यही वजह है कि वो भारत के साथ दोस्ती करना हाथ बढ़ा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान में जो भूकंप आया था तो भारत ने भी, अभी सभी लोगों ने देखा था कि भारत ने मदद के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत सामग्री भेजी हुई थी।
तो इस दोनों देशों के द्वारा जो दोस्ती है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के जो तालिबान के रिश्ते हैं यदि अच्छे हो जाते हैं तो भारत तालिबान और पश्चिमी देशों के बीच ब्रिज का काम कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से जो चाबहार बंदरगाह ईरान से लेकर के भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में प्रवेश करता है, अफगानिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और भी जो पश्चिमी एशिया के देश हैं उन पर जाकर के आसानी से एक ब्रिज का काम कर सकता है, तो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा साथियों हाल ही में भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का जो इस्तेमाल है वो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ना हो। वहीं तालिबान भी अपनी सत्ता को स्थिर बनाए रखने के लिए ISIS जैसे संगठनों को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि जो ISIS संगठन है भारत के लिए भी काफ़ी खतरा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आए दिन वहाँ से हमले होते रहते हैं। बहरहाल साथियों आपको बता दें कि जो आमिर खान मुंतकी है उनको भारत ने बुला करके एक विदेशी जो नीति चाल चली है उसमें कहीं ना कहीं भारत को बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से बरगाम एयरवेज को लेकर के दावा कर रहे थे कि बरगाम एयरवेज को अफगानिस्तान को लौटा देना चाहिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस पर कब्जा कर लेंगे, तो इस प्रकार जो खबरें थी तो उस पर कहीं ना कहीं एक मजबूत पक्ष मिला है उसको, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो बगराम एयरवेज है चाइना से यहाँ से कंट्रोल किया सकता है, भारत को भी यहाँ से कंट्रोल किया सकता है। तो मतलब मिडिल ईस्ट में की बात करें जो एशिया में आकर के और अपना दबदबा कायम करके और इन सभी देशों को कमजोर करने का या फिर कहें कि इस पर निगरानी करने का एक कदम हो सकता है। बहरहाल ये आने वाले समय में, हालांकि इन्होंने वापस वो भी कह दिया है, जो मुंतकी है उनके द्वारा कहा गया कि हम किसी भी प्रकार की जो अपनी ज़मीन है वो किसी भी अन्य देश को इस्तेमाल होने के लिए नहीं देंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय आमिर खान मुंतकी यानी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के द्वारा इस बात का भी समर्थन किया गया था कि भारत ने आतंकवादियों को मारा है, और पाकिस्तान ने जो आरोप लगाए थे कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान में मिसाइलें गिराई गई हैं तो इसका भी उन्होंने खंडन किया था और कहा था किसी प्रकार की कोई मिसाइलें हमारे अफगानिस्तान में नहीं गिरी है। तो इस चीज़ से पाकिस्तान को भी एक तरह से टेंशन की बात है, पाकिस्तान की चिंता का विषय है, क्योंकि जो अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती यदि हो जाती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान घिर जाएगा और उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथियों हाल ही आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच जो बैठक हो रही है इसमें कई चीज़ों को लेकर के सहमति बनी है, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुंतकी के साथ एक संयुक्त समाचार ब्रीफिंग में बताया कि हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता रहेगा। इसके अलावा जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुंतकी को अफगानिस्तान में खनन के अवसरों पर पता लगाने के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित करने का धन्यवाद दिया। मतलब जो मुंतकी हैं उन्होंने कहा था कि हमारे अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खनिज भंडार हैं, आप आइए यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ से खनिज भंडारों को निकालिए और आप इसका इस्तेमाल करिए। तो इसके लिए भी जयशंकर प्रसाद ने इसका धन्यवाद दिया है। साथ ही उसके अलावा खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो भारत 2021 से वहाँ पे दूतावास बंद था, जो वहाँ पर टेक्निकली दूतावास चल रहा था, तो उसको फिर से चालू करने का प्रयास किया गया है और उसको फिर से चालू कर दिया जाएगा। आने वाले समय में इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, खबरों के माध्यम से मिल जाएगी। बहरहाल साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।